जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम हुआ सनी और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है कृषि। और इस चैप्टर से बाबू आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 नंबर कम नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। आप अभी तक पढ़े नहीं हैं, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है, अर्थात आप थोड़ा कमज़ोर छात्र अपने आप को मानते हैं। हालांकि मैं आपको कमज़ोर नहीं मानता हूं, आप अपने आप को मानते हैं, फिर भी इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। 15 में 15 आपके नंबर इसी चैप्टर से आते हैं और आप कैसे आसानी से उठा सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में इसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। जहां मैं सबसे पहले आपको इसकी थ्योरी को पढ़ा दूंगा, थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, टेस्ट भी ले लूँगा। ये सारी चीज़ आपको इसी वीडियो में हो जाएगी, तो थोड़ा सा सब्र के साथ देखिए और 15 नंबर लेके जाइए यहाँ से आ गए हैं तो, ठीक है ना। और हाँ, इस वीडियो को तो इन दोस्त सबको शेयर करिए ताकि वो भी गधवा सब पास हो जाए, ठीक है, तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैप्टर का नाम है कृषि, दूसरा नंबर चैप्टर है। 15 नंबर का आता है। बहुत सारे मेरे बच्चे, मेरे भाई जिनका सवाल होता है, सर जी चैप्टर सही है, पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन एक काम कर दीजिए ना, हमको भी दे दीजिए PDF। तो लो PDF 84 34 28 95 27 नंबर पर मैसेज करो, अपना नाम लिखना, ठीक है। उसके बाद कहाँ से हो वो लिख देना, और उसके बाद YouTube से देख रहे हो तो लास्ट में YT लगा देना, क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है। तो मुझे पता चला कि तुम YouTube से बच्चा हो तो मैं तुम्हें ग्रुप में भी शामिल कर दूंगा और एक PDF भी दे दूंगा, ठीक है। अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक की बात करते हैं कृषि। देखिए, कृषि इस प्रकार से होता है, और हम और आप बुआ गाँव से आते हैं, बिहार से आते हैं। बिहार और भारत जो है हमारा एक कृषि प्रधान देश है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। तो कृषि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको पहले से है, तनका सा हम बता देंगे तो 15 में 15 नंबर आप लेके आ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि भूमि पर मानव के द्वारा प्रारंभिक उद्देश्यों की जैसे भोजन, कपड़ा एवं ईंधन आदि की पूर्ति के लिए भूमि को खोद कर अथवा जोत कर बीज को बोकर ये सब चीज़ें करते हैं, और इसी के को हम कृषि कहते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, जब मनुष्य शुरू में ही, जब स्टार्ट में हम लोग आज से 2 लाख साल पहले, भोजन की शुरुआत 10,000 साल पहले होती है, वो इतिहास को थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। तो मनुष्य अपने उद्देश्य को पूरी करने के लिए, भोजन के लिए, कपड़ा के लिए, बोलो सर जी कपड़ा ज़मीन से कहाँ मिलता है? मिलता है वो कपास खेती जो होती है ना, उसी से कपड़ा बनता है। ईंधन के लिए हमने क्या किया? ज़मीन को खोदना शुरू किया, जोतना शुरू किया, उसमें बीज बोना शुरू किया। और शुरू में ये सभी चीज़ें किससे होती थी? पशु से होती थी। और आजकल आधुनिक मशीनों का उपयोग करके हमने फसल, पशु और इन सभी चीज़ों को, नए चीज़ों का उपयोग करके नए नस्ल को प्राप्त करने के लिए एक क्रिया शुरू किया, और इसी क्रिया को कृषि या एग्रीकल्चर कहते हैं। आपके डिस्प्ले पर है, आप देखिए। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम, तो आगे बउआ लिख रहा है कृषि अर्थात एग्रीकल्चर को 2 भाग में इसे देखेंगे। एग्री प्लस कल्चर, यहाँ पर प्लस कर देते हैं तो क्या बना बुआ? एग्रीकल्चर बन गया। एग्री प्लस कल्चर जो जोड़ेंगे तो क्या बन गया? एग्रीकल्चर बन गया। एग्रीकल्चर शब्द जो है इसका हिंदी में अर्थ होता है बाबू, हम लोग बोलते हैं कृषि। इससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, अब यहाँ से आपका शुरू हो गया है। सबसे पहला पॉइंट, भारत की कृषि भारत की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश है। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। दुनिया भर में सबसे अधिक गेहूं, चावल और चाय, मक्का, सोयाबीन ये सब उत्पादन करने वाले में हम जो है टॉप 5 देशों में आते हैं। भारत की लगभग 70% आबादी जो है कृषि से जुड़ी हुई है। एवं बिहार जिस राज्य में हम और आप रहते हैं, जिसकी बोर्ड की एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, उसकी 80% आबादी कृषि के कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुआ जोड़ी हुई है। कृषि
अर्थव्यवस्था के प्रथम श्रेणी में रखा गया है। अर्थव्यवस्था में 3 श्रेणी को बांटा गया है बुआ। कितने श्रेणी में? 3 को। उसमें फर्स्ट में कृषि को रखा गया, दूसरे में उद्योग को, और तीसरे में बाबू सेवा क्षेत्र को रखा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बिहार के लगभग 80% भूमि जो है कृषि की होती है। बिहार में 80% भूमि पर क्या होता है बाबू? कृषि होता है। ये तो कृषि के बारे में कुछ हमने महत्वपूर्ण फैक्ट जाने जो आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। बताएगा कि बताइए भैया बिहार में कितने प्रतिशत ज़मीन पे कृषि होती है? 70, 80, 90, 100। आप पढ़े होंगे तो 60 बोलेंगे, क्योंकि 60 ऑप्शन हम देवे नहीं किए हैं। समझे कि नहीं? चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला चैप्टर है, अगला टॉपिक है, लगाइए टॉपिक कॉपी में बुआ। टॉपिक है कृषि का महत्व। कृषि के महत्व को लिखें। एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन पूछेगा कि कृषि के महत्व को लिखें, तो हम लिखेंगे बुआ। कैसे लिखेंगे देखेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ जनसंख्या का 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती। वर्तमान में उसकी घटकर 52% हो गई है। मतलब क्या हुआ? पहले 70% लोग जो है कृषि पर काम करते थे, अब 52% हो गया। और सरकार कोशिश कर रही है ये 30% नीचे आ जाए, ताकि बाकी जो 70% लोग बचे वो फैक्ट्री में काम करे, सेना में जाए, बाकी अन्य जगह जाए, लेकिन खेत में काम नहीं करे। कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। कृषि जीवकों के लिए साधारण भारत में लगभग 2/3 लोग जो है जीविका कृषि पर आधारित है। जीविका मतलब जीवन जीने के लिए कृषि जो है भारत में 2/3 लोगों का लगभग 66% का जीविका कृषि से जुड़ा हुआ है। कोई सब्जी बो रहा है, कोई गेहूँ बो रहा है, कोई अनार बो रहा है, कोई कुछ बो रहा है, लेकिन बो तो रहा है। पशुपालन आय में योगदान देता है कृषि। हम लोग बुआ मसूरिया काटते हैं, बकलो देते हैं, खेसारी देते हैं, अब वो कर सब किसको खिलाते हैं? भूसा होता है, सब पशुपालन में आता है। विश्व की जनसंख्या का लगभग आधी, विश्व की जनसंख्या के लिए खाद्य का उपलब्ध करवाता है कृषि। सही बात है। कृषि के उपयोग में कच्चा माल को जुटाना होता है, जैसे कपास, सूती वस्त्र बनता है। कच्चा माल कौन है? तो कपास है, जो कृषि से उत्पन्न होता है, और इसी को बाद में हम लोग सूती वस्त्र बना लेते हैं। गन्ना अर्थात ईख को बाद में हम लोग चीनी का उपयोग करते हैं, चीनी उद्योग में काम आता है। तो कृषि जो है उद्योग के लिए कच्चा माल को जुटाने में मदद करता है। सही बात है बुआ। कच्चा कपास, और ये क्वेश्चन पूछेगा कृषि जो है किन किन उद्योगों को कच्चा माल जुटाने में मदद करता है, तो लिखेंगे कपास, उसका लिखेंगे बुआ अगला गन्ना। ठीक है, अगला बुआ क्वेश्चन का है कृषि के राष्ट्रीय आय की महत्वपूर्ण योगदान है भैया। कृषि जो है हमारे भारत की राष्ट्रीय आय अर्थात GDP में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। योगदान नहीं देगा कृषि तो लोग खेती काहे करेगा? खेती बोते हैं तो कुछ प्रॉफिट होगा तो ना बोएंगे, नहीं तो काहे बोएंगे। कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रकार हम लोग बात कर लेते हैं। अब टॉपिक देखिए, लगातार लगाते रहिए, और ये PDF आपको मैं दे दूंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप लिख लीजिए। अभी समझिए, लिखिए मत, अभी आप क्या करिए समझिए, मैं PDF आपको दे दूंगा। ठीक है ना? चलिए समझते हैं। कृषि योग्य भूमि में 4 तरह की भूमिका सम्मिलित की जाती है। पहला, शुष्क बोया गया क्षेत्र, अनवर्ती, चालू पड़ती भूमि, कृषि योग्य अर्थात भूमि। एक एक करके बात करते हैं। शुष्क बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलों की उगाई एवं कटाई की जाती है उसे शुष्क या फिर शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। इसे न्यूअल बोया गया क्षेत्र भी कहा जाता है। न्यूअल बोया गया क्षेत्र भी कहा जाता है। भाई ऐसी भूमि होता है बुआ जहाँ बोवाई किया जा रहा हो, जहाँ कटाई किया जा रहा हो, उसकी बात की जा रही है भूमि। दूसरा है चालू पड़ती भूमि। चालू पड़ती भूमि क्या है? चालू पड़ती भूमि वह सीमांतर भूमि है जिस पर प्रति वर्ष कृषि नहीं की जाती है। यह 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और इसे मृदा उपजाऊ बन जाते हैं। मतलब ऐसी भूमि जहाँ खेती ना होता हो, बार बार उसको छोड़ दिया जाता हो, उसे चालू पड़ती भूमि कहते हैं। और कृषि नहीं होगी, कुछ उगेगा नहीं, तो वो क्षेत्र क्या बन जाएगा? वो पड़ती क्षेत्र बन जाएगा, बंजर क्षेत्र बन जाएगा। कैसा क्षेत्र बन जाएगा? तो वो बाबू बंजर क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है ना? उसका चौथा है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। वह भूमि जो पिछले 5 या 5 से अधिक वर्षों या उससे अधिक समय तक पड़ती कृषि रहित हो, उस भूमि पद्धति तकनीक के द्वारा उसे सुधार कर
कृषि योग्य बनाया जा सकता है उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि भी कहा जाता है। मतलब ऐसा क्षेत्र जो 5 साल से उस पर किसी प्रकार का खेती नहीं हो रहा हो, लेकिन उसमें नए तकनीकों का उपयोग करके बार बार उसकी जुताई करेंगे, उसमें अच्छे अच्छे खाद डालेंगे बाबू, तो परती जो है खेती लायक बन जाएगा। कितना आसान से हम लोग समझ रहे हैं। देखिए लगभग 9 मिनट का क्लास भी हमारा हो चुका है। आगे चलते हैं बाबू, अब कृषि को थोड़ा आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। सहायक गहना, इसकी बात करते क्या है, किसे कहते हैं, अप्रभावित करने वाली कारण क्या है, इसे देखते हैं। एक भूमि के टुकड़े को एक वर्ष में एक से अधिक फसलों का उपयोग करना ही शपथ गहन कहलाता है या फिर सहायक गहन कहलाता है। सहायक गहन के मापने के लिए कुछ फार्मूला होता है और इस फार्मूला को याद कर लीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आएगा। VVI है, लिखिए OBG, ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसे VVI हम मार देते हैं, ठीक है, VVI। कुछ बोया गया फसल, उसके बाद शुद्ध बोया गया फसल गुने 100। सहायक कृषि पंजाब के भारत में यह प्रणाली राज्य जो है सबसे अधिक उपज होता है। अब बात करें बाबू, भूमि के टुकड़े को एक वर्ष में एक से अधिक फसलों का उत्पादन करते हैं। हमारे यहाँ भी होता है बुआ, जैसे कि किसी साल में हम लोग पहले गेहूँ बोते हैं, उसके बाद मकई या सब्जी बो देते हैं, और फिर बीच में चावल बो कर फिर गेहूँ बो देते हैं। तो अलग अलग खेती होती है ना, इसी को बोलते हैं। प्रभावित करने वाले कारण, सहायक प्रभावित करने वाले निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे सिंचाई, उत्तम बीज, उर्वरक, कीटनाशक और यंत्रिका। ये सभी जो है इसको सहायता प्रदान करता है। उसके बाद है वर्ष पोषित भूमि। जब फसल केवल वर्षा द्वारा प्राप्त नमी के आधार पर पैदा की जाती है तब उसे वर्ष पोषी या वर्षाधीन कृषि कहते हैं। मतलब खाली बारिश पर निर्भर हो, पानी पटाने का कोई सुविधा वहाँ उपलब्ध नहीं हो। यदि 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, एक शुष्क भूमि होता है, एक आर्द्र भूमि होता है। शुष्क भूमि 75% कम वर्षा वाले क्षेत्र में होने वाली कृषि को शुष्क भूमि कहते हैं, और 75% अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि कहते हैं। इस प्रकार की भूमि 2 प्रकार का होता है, एक में 75% से कम होगा, ठीक है, और एक में 75% से एवं कम होगा, एवं वो का होगा 75% से अधिक होगा। जहाँ कम हो रहा है उसे शुक्र बोलेंगे, ज़्यादा होगा आर्द्र बोलेंगे, कम होगा शुक्र बोलेंगे, ज़्यादा होगा आर्द्र बोलेंगे। शुष्क भूमि की विशेषता और एवं उपज के बारे में बात करें तो वर्षा के संरक्षित करने के लिए विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि शुष्क समय में उसका उपयोग किया जाए, सूखा समय में उपयोग किया जाए। गड्ढा खोनेंगे हम लोग बउआ, हम लोग गड्ढा खोनेंगे, ठीक है, गड्ढा खोन कर बारिश में पानी जमा कर लेंगे, क्योंकि 75% का हो रहा है बुआ, पानी कम हो रहा है। और जब सूखा हुआ जब क्षेत्र आएगा तो उसको में क्या करेंगे बुआ, उसमें उपयोग करें। आवश्यकता से अधिक जल में भूमिगत जल में पुनः भर कर संरक्षित कर लेंगे। अगर ज़्यादा बारिश हो रहा है तो गड्ढा खोन कर ज़मीन में उसको एकत्रित करेंगे और फिर से दोबारा इस्तेमाल कर देंगे। सूखे के कारण मिट्टी के महसूम मात्रा में कम हो जाती है और इससे मिट्टी का उपयोग परत वायु द्वारा कट जाता है। जब देखते हैं ना अधिक सूखा पड़ जाए तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, उसका हवा चलता है, अब हवा जो है मिट्टी को क्या करता है, काटता है। आप क्रिकेट खेलते हुए ग्राउंड में तो पिच बनाते हैं ना बाबू क्रिकेट का, तो उस पिच पर देखिएगा जून जुलाई में क्या होता है, गड्ढा हो जाता है खेलने के बाद, और जिसमें मिट्टी होती है तो जब क्या बोलते हैं दोपहरिया में झड़क चलता है तो मिट्टी उड़ जाता है। तो वही यहाँ पर बात कह रहा है। कृषि के द्वारा यहाँ आय कम प्राप्त होता है। मतलब यहाँ कृषि के द्वारा पैसा लोग कम कमाते हैं, क्योंकि बारिश होवे नहीं करेगा तो कृषि अच्छा से कैसे होगा बिना पानी का, जिसकी क्षतिपूर्ति पशुओं द्वारा की जाती है। और जनसंख्या वृद्धि पर दबाव के कारण यहाँ के चरगाहों की खेती बदल जाती है। अब जब कृषि बढ़िया से नहीं होगा, लोग पशु के द्वारा इसको पूर्ति करने के लिए कोशिश करेंगे, और इस कोशिश करने के लिए पशु पर लोग निर्भर करेंगे। क्योंकि गरीब किसान शुष्क भूमि कृषि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, इसलिए गरीब किसानों को सरकार द्वारा अनेकों तरह की योजनाएं दी जाती है। और सबसे अधिक इस प्रकार की कृषि जो होती है राजस्थान और महाराष्ट्र के क्षेत्र में होता है। कृषि के प्रकार की बात करें हम लोग तो भारत में कृषि के अनेकों प्रकार जो होती है बोई जाती है। प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका और वाणिज्य कृषि। प्रारंभिक जीविका कृषि की हम लोग बात करें बउआ, वह कृषि जो बहुत ही पुराना तरीका से, जिसमें पारंपरिक तरीके से भूमि को खेती की जाती है। खेती के औजार को भी काफ़ी पारंपरिक होते हैं, जैसे तैसे बीज को बो दिया जाता है और फसल पकने के पर काट लिया जाता है।
या फिर उपज कम हो जाती है। इसमें क्या होती है बुआ, उपज कम होती है। प्रारंभिक जीविका किसी मतलब क्या हुआ, पुराने ज़माने से बोल रहे हैं, खेत को बढ़िया से खोनवाए नहीं, बीज नहीं दिए, पुराने औजार खुरपी कुदारी यही सब चीज़ें खेती कर रहे हैं, तो इसे प्रारंभिक कहते हैं। जब बढ़िया से बोइएगा नहीं तो फसल कैसे बढ़िया से होगा का जी। इसी में बात करें आगे बाबू, इस खेती इसमें किसान खेत के टुकड़ों पर उगाती हुई जंगल को वनस्पति द्वारा काट दी जाती है। थोड़ा सा हम ज़्यादा बढ़ गए का, नहीं ठीक है, 15-16 आ गया। हाँ, काट दी जाती है, जला दी जाती है। ये दूसरे की मैं बात कर रहा हूँ, गहन जीविका की कृषि की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। काट दी जाती है, जिसमें फसल बोया जाता है। फसल उत्पादन जीविका निर्वाहन के लिए किया जाता है। खेती का उर्वरक समाप्त हो जाती है जब किसान उस खेत के टुकड़े को छोड़कर दूसरे खेत के टुकड़ों में जाना प्रारंभ कर देता है। मतलब क्या हो, एक जंगल है, उसे हम लोग काटते हैं, खेती करते हैं, फिर खेत को छोड़ देते हैं। और ये आमतौर पर कहाँ होता है, तो असम में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में झूम इसे कहा जाता है, और मणिपुर में भी होता है, और तथा छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की खेती होती है, जहाँ खेतों को काटकर जंगल को साफ कर। देखिए यहाँ जंगल दिखाई दे रहा है ना बाबू, फोटो में देखो, ये सब जंगल दिखाई दे रहा है। अब एक जमाना में जंगल इधर भी होगा जहाँ धान बोई जा रही है, तो लोगों ने क्या किया, जंगल को काटा, खेत बनाया। कुछ साल यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कृषि करेंगे। आगे जब कृषि हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे। इसी को बोलते हैं बुआ। और अंडमान निकोबार ये सभी जगहों पर इस तरह की खेती लगातार होती रहती है। फसल के प्रकार हम लोग बात कर लेते हैं बाबू। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फसल, एक मिनट, फसल के प्रकार की हम लोग बात करें तो भारत में ऋतु के आधार पर फसल 3 प्रकार की फसल होती है। पहला होता है रबी फसल, दूसरा होता है खरीफ फसल, तीसरा जायद फसल। अब यहाँ से कम 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। कम से कम कितना नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। रबी फसल, सबसे पहले रबी फसल जाड़े में महीने में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो भी फसल बोया जाता है उसे रबी फसल बोलते हैं। और ग्रीष्म में अप्रैल से लेकर जून में इसे काट लिया जाता है। इसके प्रमुख फसल जो होते हैं गेहूँ, जौ, चना, टमाटर, मसूर, सरसों आदि होते। रबी फसल की खेती देश के विभिन्न भागों में की जाती है, किंतु देश के उत्तर पश्चिमी राज्य में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशेषकर इन राज्यों में ज़्यादा होता है। जायद और रबी फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु के जो फसल लगाए जाते हैं, जायद या गर्म फसल भी कहा जाता है। इसके प्रमुख जो होते हैं धान होते हैं, मकई, सब्जी खेती की जाती है। सब्जी खासकर खीरा, ककड़ी, कद्दू, नेनुआ, भिंडी, तरबूज इत्यादि की जो फसल होती है ये की जाती है जायद में, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा रबी फसल कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा रबी फसल गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों ये सभी रबी फसल में आते हैं बाबू। और रबी फसल कहाँ कहाँ होता है, तो उत्तर पश्चिम राज्य में होता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर खास तौर पर बोया जाता है, ठीक है। अब आते हैं खरीफ फसल की तरफ, जिस फसल की बुआई जनवरी से जुलाई महीने के बीच में की जाती है और अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच में इसकी कटाई की जाती है। इसे खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान है, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा इत्यादि, इन सभी का फसल की बुआई जो होती है बुआ जनवरी से जुलाई के बीच में और अक्टूबर से नवंबर के बीच में कटाई कर लिया जाता है। जायद फसल अर्थात गर्म फसल जो गर्मी के दिनों में बुआई जाती है, मार्च महीने में इसे बोई जाती है और जून तक एक हो जाता है, तैयार हो जाता है, इसे जायद फसल कहते हैं। और इसमें बाबू हम लोग देखेंगे प्रमुख फसल के नाम देख लेते हैं, तो इसमें प्रमुख फसल आपका आ जाएगा कपास, जूट, तंबाकू, गन्ना, खीरा, तरबूजा, खरबूजा इत्यादि। ये फसल काफ़ी जल्दी हो जाता है। मार्च में हम लोग बो ही रहे हैं, अब बउआ देख रहे हो, एम में बो ही रहे हैं, मार्च में बो ही रहे हैं, और जून में इसको क्या कर दिया काट दिया जाता है। मार्च हुआ, अप्रैल, मई, जून, 4 महीना में मात्र तैयार हो गया, तो काफ़ी जल्दी हो जाता है। चावल उत्पादन के लिए भौगोलिक दिशाओं का वर्णन करें, क्वेश्चन पूछा जा गया है, बारंबार पूछा गया है। उसका उत्तर इस प्रकार का होगा। चावल भारत के प्रमुख प्रथम खाद्य फसल है। भारत में सबसे अधिक लोग चावल खाते हैं, जिस पर अधिकांशतः जनसंख्या निर्भर करती है। यह एक प्रकार का खरीफ फसल है
जिसका बुआई जून जुलाई में की जाती है तथा कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। चावल का उत्पादन विश्व में सबसे पहला स्थान चीन तथा दूसरा स्थान पर भारत और तीसरा स्थान पर इंडोनेशिया का जाता है, जबकि भारत में पश्चिम बंगाल धान का उत्पादन जो है अग्रणीय, सबसे अधिक धान का उत्पादन भारत में पश्चिम बंगाल करता है। आगे बात कर रहा है हुआ, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश में इसकी खेती की जाती है। भौगोलिक दशाएं की बात करें तो धान बोते समय तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 24 से 27 के समय में काटना होना चाहिए, मतलब बुआई 21 में होना चाहिए और कटाई कितना होना चाहिए, तो 24 से 27 के बीच में आपका हो जाना चाहिए। मिट्टी जो हो जलोढ़ तथा डोमलट होना चाहिए धान के फसल के लिए। वर्षा जो है काफ़ी ज़रूरी है, इसमें पानी की मात्रा 125 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, लेकिन कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिंचाई की सहायता से फसल को उगाई की जाती है। धान के उत्पादन के लिए मानव श्रम अधिक होता है, बहुत मेहनत के काम में। धान तैयार फसल को सुनहरा पीला रंग का होना चाहिए। जब धान तैयार हो जाए, पक जाए, तो सुनहरा पीला रंग का होना चाहिए, ठीक है। गेहूं उत्पादन के भौगोलिक दशाओं के बारे में बात करें, अर्थात गेहूं जो उत्पादन किया जाता है तो भौगोलिक किस दशाओं में उसका होना चाहिए, इसकी चर्चा बात की। तो गेहूं का उत्पादन भारत में गेहूं दूसरा सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। पहला कौन है बाबू, तो पहला हमारा चावल, दूसरा में है गेहूं। आपके मन में सवाल उठेगा, सर जी हमारे घर में तो 2 बार होता है, सुबह नाश्ता खाते हैं गेहूं का रोटी, रात में खाना खाते हैं गेहूं, भात तो एक ही बार खाते हैं। बिल्कुल सही, आप एक बार खाते हैं, लेकिन दक्षिणी भारत में देखेंगे, ये जितना भी क्षेत्र है जो समुद्र किनारे बसा हुआ हमारा राज्य है, इन सभी राज्यों में चावल बहुत अधिक मात्रा में लोग खाते हैं, ठीक है ना। इसकी बुआई बात करें, इसे रबी फसल के नाम से जाना जाता है, उत्पादन होता है। इसकी बुआई अक्टूबर से लेकर नवंबर महीने के बीच में होती है, कटाई मार्च से अप्रैल महीने के बीच में कर दी जाती है। गेहूं का उत्पादन भारत अग्रणीय देश है, अग्रणीय देश चीन है, साथ ही दूसरे स्थान पर भारत है। गेहूं और चावल में हमसे आगे कौन है, चीन है, दूसरा स्थान पर भारत है। भारत में गेहूं सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है, किया जाता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर की बात करें तो सबसे अधिक पंजाब में बोया जाता है। मतलब कम खेत में ज़्यादा गेहूं उत्पादन करता है पंजाब, लेकिन सबसे अधिक गेहूं जो उत्पादन करता है वो करता है हमारा यहाँ उत्तर प्रदेश, ठीक है। बुआई की बात करें तो बुआई जब होगा तो उस समय 10 से 15 डिग्री तापमान होना चाहिए, ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए। वर्षा की मात्रा मात्र 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं है। मिट्टी जरूर और डोमल होनी चाहिए, तभी इसकी बुआई हो पाएगी अच्छे तरीके से। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने वाले क्षेत्र में इसकी खेती नहीं की जा सकती है, ठीक है, ये खराब हो जाएगा। तैयार फसल का रंग सुनहरा पीला होना चाहिए, बात कही गई है। अगला है वो हरी क्रांति से आप क्या समझते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बारंबार पूछा जाता है। भारत की नई कृषि नीति सन 1967-68 में लागू किया गया, जिसके अधिक उपज होने वाले बीज को बोया जाए तथा कृषि की नई तकनीकों का उपयोग किया जाए, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हो। इसी को हरी क्रांति कहा जाता है। देखेंगे बुआ, भारत में 1967-68 के बीच में एक क्रांति आई थी और एक क्रांति के तहत हरी क्रांति कहा गया। हरी क्रांति की शुरुआत हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में हुआ था। 1967 में इसकी शुरुआत हुई, जिसमें गेहूं के नए टेक्निक को उपयोग किया गया। भारत में हरी क्रांति का जनक एस स्वामीनाथन को कहा जाता है और एस स्वामीनाथन को भारत रत्न मिला है। भारत रत्न मिला है कब, 2024 में, जबकि विश्व में डॉक्टर रमन बोयलॉग को भी कहा जाता है। विश्व में डॉक्टर रमन बोयलॉग को भी कहा जाता है। इसकी उपज की बात करें बाबू हम लोग, तो उत्तम बीज होता है जो अधिक उपज दे, उर्वरक होता है, रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है, उत्तम सिंचाई होता है, आधुनिक तकनीक से बिजली व्यवस्था और उच्च क्षेत्र से इसकी बिजाई होती है। देख रहे हैं ना, सब कुछ आधुनिक तकनीक से हो रहा है, तब इसको हरी क्रांति बोला गया है, ठीक है। अगला बाबू हमारा है चाय के भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। चाय के भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें, आपके क्वेश्चन पूछ रहा है, इसकी बात करते हैं। तो यह सदाबहार झाड़ी होती है, जिसमें चाय पत्ती को सुखाकर चाय बनाया जाता है। चाय की पत्ती जो होती है उसको सुखाकर चाय बनाया जाता है। ये सदाबहार होता है, हर मौसम में हो जाता है। हरा सोना
भी इसे कहा जाता है। चाय को हरा सोना के नाम से भी कहा जाता है, जिसकी थीम नाम की एक पदार्थ होती है जिसके कारण पीने पर हल्की ताजगी महसूस होती है। चाय भारत में एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। इस फसल का उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। खपत की बात करें तो विश्व में भारत जो है चाय का सबसे बड़ा खपत, मतलब उगाते कम है, पीते हम लोग ज़्यादा हैं। रोपण की बात करें तो कृषि के अंतर्गत इसे रोपण कृषि के अंतर्गत इसे किया जाता है। सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा ब्रह्मपुत्र घाटी में 1840 में इसको शुरुआत किया गया था। प्रमुख भौगोलिक दशाएं की बात करें तो इसका तापमान जो है 25 से 30 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। वर्षा 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, मतलब वर्षा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लेटेलाइट मिट्टी होना चाहिए। और लेटेलाइट का मिट्टी निर्माण कब होगा? जब बारिश 200 सेंटीमीटर से अधिक होगा तब। उससे कम होगा तो लेटेलाइट मिट्टी का निर्माण नहीं होता है। खेत ढलान नुमा होना चाहिए। पौधों को छाया मिलना चाहिए। पौधा के ऊपर क्या मिलना चाहिए? वो छाया मिलना चाहिए, मतलब उसके पास आसपास बड़ा बड़ा पेड़ हो, तभी अच्छी चाय की खेती हो पाएगी, और अन्यथा नहीं हो पाएगी। ये खेत आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है। खेत देखिए वो ढलान नुमा है कि नहीं, ऊपर से नीचे की ओर है, और पेड़ पौधा यहाँ आसपास दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पर भी एक पेड़ बोया गया है, दिख रहे हैं ना, पेड़ बोया गया है। ये बगल में देखिए यहाँ पर भी पेड़ बोया गया है। तो पेड़ पौधा छाया होना चाहिए और मिट्टी ढलान नुमा होना चाहिए। बारिश अच्छा खासा हो तभी इसकी हो पाएगी। कॉफ़ी की बात कर ले बाबू, तो कॉफ़ी चाय की तरह ही एक पेय पदार्थ है, और ये झाड़ी पर ही ये उगता है। ये फल होता है। ये एक प्रकार का क्या होता है? झाड़ी पर लगने वाला फल है। इस प्रकार की फल जो होती है कॉफ़ी की लगती है, और इसको जब फोड़ेंगे तो इस प्रकार का बीच में से एक बीज निकलेगा, ठीक है, प्राप्त होता है। कॉफ़ी के 3 किस्म होते हैं, अरबेनिका, लिबिलिका तथा भारत में जो तीसरा होता है रेबिका। भारत में जो उत्तम किस्म की खेती होती है वो अरबिका की होती है। कॉफ़ी उपजाई जाती है पूरे विश्व की में इसकी मांग है। भारत में इसके आरंभ जो था यमन से लाया गया था और बबुलान की पहाड़ियों पर लगाया गया था, ठीक है। इसके फलस्वरूप एकमात्र एकत्रित करने के लिए इसके बीज को पीसकर कॉफ़ी पाउडर के रूप में बनाया जाता है। कॉफ़ी मानव श्रम की आवश्यकता को पूर्ता करता है। कॉफ़ी लगभग सभी भारत में कॉफ़ी सभी कॉफ़ी दक्षिण भारत में उगाई जाती है, ठीक है। कर्नाटक में सबसे अधिक उसका उत्पादन किया जाता है। 70% उत्पादन जो होता है भारत का ये करता है। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर भी कॉफ़ी की खेती की जाती है। सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। उसके अलावा तमिलनाडु के क्षेत्र में किया जाता है। पूर्वोत्तर के भारत की बात करें तो त्रिपुरा में इसका उपयोग उत्पादन किया जाता है, और इस प्रकार की कॉफ़ी हमारे यहाँ बनती है। काफ़ी अच्छा कॉफ़ी होता है। थोड़ा सा फोटो इन्हें खसक के आ गया है जी, कहाँ है इसको? एक बार इसको हटाते हैं, अगर हट जाए तो। नहीं, फ़ोटो नहीं हट रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। अगला है बउआ, दाल की बात करते हैं। भारत में दाल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भारतीय लोगों के लिए। बिना दाल भात चोखा के पेटे नहीं भरता हम लोग का बुआ। भारत देश में दाल का उपयोग विश्व में सबसे आगे है। हम दाल खाने में दुनिया में सबसे आगे हैं। अरहर का दाल, उड़द का दाल, मूंग का, मसूर का, मटर का, चना का भारत दलहन के लिए बहुत प्रमुख है। दालों की खरीफ तथा रबी फसल दोनों ऋतुओं में उगाई जाती है। अरहर, मूंग का उड़द इत्यादि में इसका उपयोग होता है। खरीफ फसल की बात करें तो चना, मटर, मसूर रबी की फसल में बोई जाती है। दालों का उपयोग ढालने के लिए राष्ट्रीय दाल कार्यक्रम 1986-1987 में शुरू किया गया, और इसका परिणाम ये रहा, इसका परिणाम संतोषजनक नहीं रहा। दाल का कटोरा दाल का कटोरा मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में दाल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। प्रचुर मात्रा में प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है, और रबी तथा खरीफ फसल दोनों प्रकार की दाल होती है। दाल बोने के लिए तापमान 15 से 20 डिग्री होना चाहिए। वर्षा कम होना चाहिए, 40 से 50 से ज़्यादा बारिश नहीं होते। दोमर मिट्टी के ऊपर दाल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। देखिए, जितना क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सब क्वेश्चन में हम करवा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगला है गन्ना का उत्पादन और उसकी भौगोलिक दशा की बात कर लेते हैं बुआ। गन्ना जो है यह बांस की प्रजाति है, बांस की प्रजाति पर होता है, और एक पौधा है जिसकी मिट्टी
1 मिनट बाबू रुक जाओ। हाँ, जिससे रस जो होता है मीठा होता है, जिसका रस क्या होता है बाबू, तो गन्ना का रस जो होता है मीठा होता है, जिसका रस मीठा होता है और इसे गुड़ तथा चीनी तैयार किया जाता है। भारत को गन्ने की भूमि भी कहा जाता है, भारत को गन्ने का भूमि भी कहा जाता है। एक उष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय फसल है जो 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तापमान में 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा के बीच में इसकी खेती की जाती है। कम से कम वर्षा वाले क्षेत्र में इसकी सिंचाई की आवश्यकता को पूरा करने के बाद इसकी खेती की जाती है। अनेकों प्रकार की मिट्टियों में इसे उगाया जाता है, किंतु गहरीन दोमर जिसमें जल की प्रवाह अच्छी हो रहती है, उसमें इसका उपयोग काफ़ी अच्छा होता है। इस फसल की मिट्टी को उर्वरक जल्दी समाप्त कर दी जाती है। इसके खेती जो होते हैं काफ़ी मात्रा में खाद की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं रबर की खेती की बात करते हैं। रबर की कृषि की शुरुआत 1980 में भारत में इसकी की गई थी और इसका व्यवसाय जो है 1880 में भारत में इसकी शुरुआत की गई थी और 1902 में इसकी व्यवसाय का उत्पादन शुरू हो गया था। रबर की भूमध्यरीय रेखा जलवायु फसल की खेती है और इसका उत्पादन के लिए तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता काफ़ी अधिक होती है। भारत के केरल में इसकी पौधा पाई जाती है। 210 दिन तक पालत रहित मौसम की आवश्यकता होती है। लावा का निर्माण काली मिट्टी भारत में कपास का उत्पादन के लिए बहुत ही उपयोग है और इसीलिए इसी समय इसमें नमी बनाई जाती है और तेज़ी से चमकती धूप के कारण कपास और पौधों की बढ़ती सहायता के लिए करते हैं और इस प्रकार से इसमें 6 से 8 महीना लगता है। इसकी खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में इसकी होती है। कर्नाटक में भी होती है बुआ। इस प्रकार के देख रहे हैं ना, जूट की खेती हो रही है, ये जूट है, ठीक है। और जूट में से क्वेश्चन पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि जूट की खेती भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जूट की खेती जो होती है भारत में बात करें, बिहार में तो कटिहार में होता है और भारत में अन्य जगहों पर इसकी खेती काफ़ी अच्छी होती रहती है, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते हैं बुआ, जो आपके लिए ज़रूरी है, सारी चीज़ हमने यहाँ पर करवाए हुए हैं। देख रहे जितना क्वेश्चन है सब एक एक लाइन करके हमने यहाँ पर करवाया हुआ है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर देखिए कृषि जो है VVI को इसमें ऑब्जेक्टिव दिया है। इस सब ऑब्जेक्टिव को आपको घर पर करना है। हम आपके लिए यहाँ पर बना कर दे दिए हैं, आपको कहाँ करना है, घर पर सारे कुछ चीज़ों को करिएगा, आपका हो जाएगा। अब फिर भी आपके मन में डाउट रहा तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उसके बाद लाइक भी करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ये लेने के लिए आप हमें मैसेज करिए 84 34 28 95 27 पे, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं SID SUNNOY 07 पे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।